अगर आप हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उनका आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके और आप उस सेशन को सबसे पहले देख सके। लास्ट सेशन में हमने कितना पढ़ लिया था? आधा यूनिट तो पढ़ लिया था अधिगम का हमने। अधिगम का आधा यूनिट तो हमने पढ़ लिया था। देख लेते हैं कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। हम जो है यहाँ थे, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत पे थे, CR। यहां से हमें आगे शुरू जो है वो करना है। ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया CR। अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपक के प्रति होने वाली सीखी गई प्रवृत्ति अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने पावलोव का जो एग्जाम्पल पढ़ा था, पावलोव का जो प्रयोग हमने पढ़ा था, और पावलोव के प्रयोग में माया शेखावत जी कैसे हैं आप? पावलोव का जो प्रयोग हमने पढ़ा था, मुकेश जी कैसे हैं आप? तारिका जी स्वागत आपका। कुलविंदर कैसे हैं आप? बबीता जी स्वागत आपका। मीनाक्षी जी स्वागत आपका। जो पावलोव का प्रयोग पढ़ा हमने, उसमें क्या पढ़ा कि घंटी, भोजन और घंटी प्लस भोजन बराबर अनुक्रिया क्या हुई? लार आना। लार आना हुई। इसी प्रयोग को दोबारा जब किया गया तो घंटी के बाद सीधे लार आई। यही तो था पूरा प्रयोग। तो यहां पर क्या है देखो, अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया है घंटी के साथ लार आना, अनुबंधित अनुक्रिया है। यही लिखा है कि अन्य अनुबंधित उद्दीपक के प्रति होने वाली सीखी गई प्रतिवृत्ति अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। पावलोव के प्रयोग में घंटी के प्रति होने वाली अनुक्रिया लार, घंटी के प्रति क्या अनुक्रिया हो रही है? घंटी के साथ क्या आ रही है? देखो, घंटी के साथ लार आ रही है, तो अनुबंधित अनुक्रिया का ही उदाहरण है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? निम्न में से कौन सा कौन सा कंडीशन वाला जो है वो उद्दीपक है, कौन सा कंडीशन वाला जो है वो अनुक्रिया है? इस प्रकार का पूछा जा सकता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में CR क्या है? तो सबसे पहले तो देखो, CR का अर्थ होता है कंडीशनल रेस्पॉन्स। कंडीशनल रेस्पॉन्स क्या था? घंटी के साथ लार आना कंडीशनल रेस्पॉन्स था कि नहीं था? तो बस इसी प्रकार से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गिरिराज कैसे हैं आप? दैनिक जीवन में प्राचीन अनुबंधन के अनेक घटनाएं देखने को हमें मिलती है। उदाहरण के लिए, एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसका टायर तेज आवाज से फट जाता है। बच्चा डर जाता है। यदि ऐसा कुछ बार पुनः होता है तो बालक साइकिल को देखते ही डरने लगता है। इस तरह हॉस्टल में अथवा विद्यालय में खाने की घंटी की आवाज सुनने पर ऐसी आशा होने लगती है कि अब भोजन आने वाला है और मुंह में लार बनने लगती है। इन उदाहरणों से साइकिल तथा घंटी अनुबंधित उद्दीपक यानी CS के उदाहरण है, जिनके साथ CR हो रहा है। इस प्रकार बालक को यदि चिकित्सक सफेद कोट में इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी को भी सफेद कोट में देखते ही भय की अनुक्रिया करता है। इस प्रकार के अधिकांश जो भय है या फोबिया प्राचीन अनुबंधन का कारण है। जैसे आप जनरली हम एक उदाहरण पढ़ते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। ऐसा हम उदाहरण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति का अगर गर्म दूध से मुंह जल जाएगा तो उसको सफेद वस्तु से जो है वो क्या हो जाएगा? सफेद वस्तु के साथ उसका अनुबंधन स्थापित हो जाएगा। और चूंकि दूध और छाछ दोनों ही सफेद होते हैं, तो अब वो किसी और रिश्तेदार के घर गया, उसको वहां पर लस्सी ला के दी, छाछ ला के दी। अब वो पहले से दूध से जला हुआ था, तो अब वो लस्सी जब पिएगा तो 4-5 बार पहले फूंक मारेगा, है ना? तो लोग उसको कहेंगे साथ में बैठे, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, बावड़ा फूंक क्यों मारे? लस्सी है ये, अरे लस्सी है क्या? तो ये है क्या? अनुबंधन है। ये क्लासिकल अनुबंधन है। ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन कहते हैं इसको।
प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक कौन कौन से हैं? ये तो हमने पढ़ लिया था ना, इससे आगे भी पढ़ लिया था हमने तो। चलो कोई बात नहीं, इतना फिर से समझ लिया हमने। अभी हमें क्या पढ़ना है देखो, ये पढ़ना है हमें क्रियात्मक, क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन पढ़ना है। इतना तो हम पहले पढ़ चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से हमने समझ लिया। देखो क्रिया प्रसूत अनुबंधन या एस आर थ्योरी क्या है? एस आर थ्योरी किसने दी थी? एस आर थ्योरी किसने दी थी आपको पता है? सभी प्राणी दो प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। हम जितने भी व्यवहार करते हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐच्छिक व्यवहार होते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे अभी रीट के लिए तैयारी कर रहे हो, आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो। लेकिन शायद जब आप पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो हम अपनी इच्छा से न पढ़कर हमारे घर वालों के दबाव में पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, पढ़ाई का महत्व भी नहीं पता होता है उस टाइम बच्चे को। तो इस तरीके से देखिए, दो प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं, एक ऐच्छिक क्रिया करते हैं और एक करते हैं अनैच्छिक क्रिया। यदि आंधी के कारण आंख बंद हो जाती है, आंधी, क्योंकि अब गर्मियां आ रही है, आंधी चलने लगी है, तो आंधी के कारण आंख बंद हो जाती है, खुलती है, तो वह प्रतिक्रिया, वह प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक व्यवहार है। यानी किंतु आंख में कुछ गिर जाने पर यदि हम आंख को बंद करते हैं, खोलते हैं, तो यह ऐच्छिक व्यवहार का उदाहरण होगा। जैसे कभी कभी, अभी जैसे आप बाहर जाओगे तो छोटे छोटे मच्छर होते हैं, अभी बहुत सारे हो रहे हैं, इसको तेलिया कहते हैं, तेलिया। खास तौर पर जो सरसों के फूल होते हैं उन पे आते हैं ये, तो जो भी पीले वस्त्र पहन के जाता है उसके पीले वस्त्र पर ये चिपक भी जाते हैं। मान लो आप बाइक लेके, स्कूटी लेके बाहर जा रहे हैं, आपकी आंखों में वो मच्छर गिर जाते हैं और अचानक आंखें ऐसे बंद हो जाती है ना? तो ये क्या है? ये ऐच्छिक क्रिया। मच्छर गिरा इसलिए हमने आंखें बंद की ना, जबकि आंधी चलती है, धूल आ रही है, तब अपने आप हो जाती है। किंतु कुछ आंख में गिर जाने पर यदि हम आंखों को बंद करते हैं तो खोलते हैं, तो ये ऐच्छिक व्यवहार का उदाहरण होगा। प्राचीन अनुबंधन एक प्रकार का अधिगम है जो प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक व्यवहार को प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक व्यवहार के अधिगम को बताता है। यानी ये जो आपका प्राचीन अनुबंधन है, इसमें क्या दिखाया गया है? एक अनैच्छिक व्यवहार को दिखाया गया है। भाई घंटी के साथ किसी के मुंह में लार आए, ये इसकी इच्छा थोड़ी होती है। घंटी के साथ किसके मुंह में लार आती है? किसी के नहीं आती। पर चूंकि अनुबंधन स्थापित हो गया तो ये अनैच्छिक हो गया। नैमित्तिक क्रिया या क्रिया प्रसूत अनुबंधन में ऐच्छिक व्यवहार के अधिगम को स्पष्ट करता है। देखो यहां पर दोनों अधिगम, दोनों जो सिद्धांत है, यानी एक तो पावलोव का जो सिद्धांत है, एक तो पावलोव के जो सिद्धांत है वो तो किस पर आधारित है? अनैच्छिक क्रिया पर आधारित है। अनैच्छिक क्रिया पर आधारित है। और ये जो थार्नडाइक का जो प्रयोग है नैमित्तिक अनुबंधन वाला, थार्नडाइक वाला जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है ऐच्छिक क्रिया का। समझ पा रहे हैं आप? एक तो जब से पेन खराब हुआ ना, तब से लिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐच्छिक, ये ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है और वो अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण था। यानी पावलोव का जो सिद्धांत था उसमें कुत्ते के मुंह में लार आना, भोजन को देख के नहीं, घंटी को सुनकर लार आना, क्या है? अनैच्छिक व्यवहार है, वो उसकी इच्छा नहीं है। बट यहीं पर अगर हम देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो वो किस पर आधारित है? ये ऐच्छिक व्यवहार पर आधारित है। ऐच्छिक अनुक्रियाएं प्राणी द्वारा अपने वातावरण में सक्रिय होने पर होती है, ऐच्छिक रूप से प्रकट होती है और प्राणी के नियंत्रण में रहती है। स्किनर ने इसे क्रिया प्रसूत कहा और क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जैसे कि
आपके सामने चॉकलेट रखी है और आपको कहा जाए कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिल जाएगी, तुम्हें अगर तुम ये काम करते हो पर्टिकुलर, जैसे एक बच्चे को हमने कहा कि अगर तुम मैथ के ये 4 क्वेश्चन हल करते हो, अगर तुम मैथ के ये 4 क्वेश्चन हल करते हो तो तुम्हें ये चॉकलेट जो है वो मिलेगी। अब बालक पर तय करेगा, बालक खुद तय करेगा कि उसे वो चॉकलेट लेनी है कि नहीं लेनी है, और इस आधार पर ही वो क्रिया करेगा, यानी अपनी इच्छा से वो तय करेगा, ना कि उसके ऊपर अनैच्छिक क्रिया हम थोपेंगे। प्रियंका जी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? सुरेश जी, सुरेश कलाल जी कैसे हैं? विक्रम सिंह जी कैसे हैं आप? देखिए देखिए समझते हैं, थार्नडाइक के प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं हम, थार्नडाइक के प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं हम। थार्नडाइक ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं को समझने के लिए कुछ प्रयोग किए। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा, जिसमें एक लीवर बना दबाकर बिल्ली बाहर आकर पिंजरे के बाहर रखे भोजन को खा सकती थी। यहां पर इसको ऐसे समझे, शायद चित्र भी था इसमें, चित्र नहीं रखा क्या हमने? चित्र शायद नहीं रखा। देखिए ऐसे समझ लीजिए आप, प्रयोग क्या था? ये एक पिंजरा लिया, ये एक पिंजरा है, ये इसका एक दरवाजा है, और इस दरवाजे के खुलने के लिए ये जो है वो लीवर लगा हुआ है यहां पर, और यहां पर जो है वो एक भूखी बिल्ली है। ठीक है, ये बिल्ली है मान लीजिए, मुझे तो बिल्ली अच्छी सी बनानी नहीं आती है, और इसके बाहर जो है वो क्या रख दिया, यहां पर प्लेट में एक जो है वो फिश रख दी, मछली का टुकड़ा। मछली, लीवर, बिल्ली, ये जो है क्या है? उद्दीपक है, उद्दीपक यानी एस, स्टिमुलस है ये, उद्दीपक है ये। और इस उद्दीपक को कौन देख रही है? मछली देख इस उद्दीपक को बिल्ली देख रही है, और बिल्ली इस उद्दीपक को देखकर क्या, देखो भूखा व्यक्ति है, चित्र से आप ये चित्र पे मत जाना, केवल चित्र में जो समझाया जा रहा है उसी के ऊपर जाना। ठीक है भाई, क्योंकि चित्र ऐसा ही बनता है। तो बिल्ली भूखी है और भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो बिल्ली, देखो कंडीशन समझना थोड़ी सी, क्या हो रहा है यहां पर। बिल्ली जो है, बिल्ली जो है वो भूखी है और भूखे व्यक्ति को चाहिए भोजन, और भोजन इसका कहां है? ये। अब इस भोजन को प्राप्त करने के लिए आपको भूख लगी है और भोजन आपके सामने पड़ा है, लेकिन उस भोजन को हाथ से तो खाना पड़ेगा ना आपको। ऐसे थोड़ी है कि सामने पड़ा है, भूख लगेगी अपने आप मुंह में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब ये बिल्ली को भोजन दिख रहा है, ये उसको क्या कर रहा है? ये उद्दीपक का कार्य कर रहा है, यानी ये इसको प्रेरित कर रहा है कि देखो तुम्हारे सामने भोजन है, तुम इसको खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। अब बिल्ली पिंजरे में है, खा कैसे ले बेचारी? भैया उसको तो बंद कर रखा है, रोड रखा है ना, उसको कैसे खा ले? तो वो क्या करती है? पिंजरे में भागा दौड़ी करती है, भागा दौड़ी कर रही है, ये इधर पंजे मार रही है, 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 क्योंकि गुस्सा भी तो आ रहा है ना भूखे व्यक्ति को। बिल्ली को भी गुस्सा आ रहा है, भोजन सामने बट खा नहीं पा रही है, ऐसे पंजे मार रही है। अचानक उसका पंजा गलती से इस लीवर के ऊपर यहां पर लगा। जैसे ही लीवर पर पंजा लगा, ये लीवर नीचे गया, गेट ऊपर गया, गेट खुल गया, और गेट खुलते ही बिल्ली बाहर निकली, मछली को चौपट कर दिया, खा गए, चट कर दिया इसको, खाकर क्या हुई? भाग गई है। अब इधर इधर थार्नडाइक बैठा था, इसको पकड़ लिया फिर से। यानी बिल्ली ने मान लो कि 100 बार कोशिश की, मान लो कि 100 बार कोशिश की, और 100 बार कोशिश करने से इसको एक बार कोशिश सफल हो गई। एक बार ये क्या होती है? सफल होती है पहले कंडीशन में, और इसको क्या मिल गया? भोजन मिल गया। अब इस सिद्धांत से ही और भी सिद्धांत बनते हैं, आगे बनेंगे।
रेस्पॉन्स का, पुनर्बलन का सिद्धांत। बिल्ली ने बार बार प्रयास किया तो पुनर्बलन के रूप में भोजन मिला इसको। पुनर्बलन, ये अगला स्किनर वाला आएगा। स्किनर ने इसी का अध्ययन करके बाद में पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, लेकिन यहां पर पुनर्बलन की चर्चा नहीं है। यहां पर जो थॉर्नडाइक है वो इस बात पर फोकस कर रहा है, थॉर्नडाइक जो है वो इस बात पर फोकस कर रहा है कि बिल्ली ने काम क्यों किया, यानी बिल्ली ने पंजे क्यों मारे, क्योंकि बिल्ली को क्या दिख रहा था, भोजन दिख रहा था। बिल्ली इसलिए क्रिया कर रही है, बिल्ली, तू भी टूट जा। बिल्ली जो क्रिया कर रही है वो किसके लिए कर रही है, भोजन के लिए कर रही है। बिल्ली जो क्रिया कर रही है वो किसके लिए कर रही है, भोजन प्राप्ति के लिए कर रही है। इसे ही SR थ्योरी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया। इसे ही क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया, इसे क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, देखिए इसे ही क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं। अब देख लो, पढ़ लेते हैं। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा, जिसने एक लीवर दबाकर बिल्ली बाहर आकर पिंजरे के बाहर रखे भोजन को पा सकती है। थॉर्नडाइक ने पाया कि बिल्ली ने बाहर निकलने के प्रयास में अनेक अनुक्रियाएं की, पिंजरे में इधर उधर घूमी, अपने पंजे से इधर उधर खरोचा, धक्का दिया। इन्हीं प्रयासों में संयोगवश बिल्ली ने लीवर दबा दिया, पिंजरे का दरवाजा खुल गया, बिल्ली बाहर आकर भोजन खा लिया। हमने इसमें लीवर एक उद्दीपक है, लीवर दबाना अनुक्रिया है और परिणाम पिंजरे के बाहर निकलना और भोजन प्राप्त करना है। उद्दीपक यहाँ पर भोजन है, क्या है, भोजन। भोजन उद्दीपक है यहाँ पर, ना कि लीवर है। लीवर का तो पता ही नहीं है उसको। अब यह अनुक्रिया पहली बार जब प्रयोग किया तो मान लो 100 बार उसको प्रयास करना पड़ा, दूसरी बार उसको 90 बार प्रयास करना पड़ेगा, तीसरी बार 80 बार, चौथी बार 70 बार, फिर पांचवी बार 50 बार और फिर छठी बार ये बिल्ली सीख जाएगी। छठी बार बिल्ली सीख जाएगी। बिल्ली भी बड़ी होशियार होती है, उसे पता चल जाता है कि रसोई में दूध कहाँ पड़ा है और वो चुपके से जाके दूध खा के 9-11 हो जाती है। तो बिल्ली सीख जाएगी। तो इस प्रकार से इस अधिगम का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं हम, इस सिद्धांत का प्रयोग हम अधिगम से कर सकते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। आज के बच्चे तो वेरी इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो हम इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, यानी इंटेलिजेंट नहीं थे हम। तो पहली बार जब हम कक्षा शायद 9वीं क्लास में पहली बार कंप्यूटर की लैब में गए और 60 बच्चे थे कंप्यूटर की लैब में और लगभग 15-16 कंप्यूटर थे। एक एक कंप्यूटर पे 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे बैठे थे। अब कंप्यूटर में क्या करना है हमें पता नहीं था, हमने तो पहली बार देखा था। तो कोई इधर वाला बटन दबा रहा है, कोई इधर वाला दबा रहा है, कोई इधर वाला दबा रहा है, ऐसे दबा दबा कर और स्टार्ट करना, बंद करना, स्टार्ट करना, बंद करना सीख लिए। और सबसे पहले हमने सीखा पेंट के अंदर, पेंट जो पावर पॉइंट नाम का, पावर पॉइंट नहीं सॉरी, केवल पेंट नाम का एक एप्लीकेशन होता है, उसमें अपना नाम लिखना रंग से, माउस से। तो यानी बहुत सारी क्रियाएं करके इसी एसआर थ्योरी से आगे चलकर एक और सिद्धांत निकलता है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कि आप बार बार, जैसे लर्नर भी जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हम सब लर्नर इसी सिद्धांत पे तो कर रहे हैं। हम बार बार पेपर दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कितने ही सारे पेपर दे रखे हैं, लेकिन आप रुक थोड़ी रहे, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो प्रयास सफल होगा ही। इस प्रकार बिल्ली ने बार बार प्रयास किया और एक ना एक तो प्रयोग सफल हुआ, इसका प्रयास सफल हुआ, और जो प्रयास सफल हो जाएगा वही तो सफलता है। तो बस ये सोच लीजिए आप कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी मैं भी बिल्ली की तरह लगा रहूंगा।
जब तक सफलता नहीं मिलेगी मैं भी दशरथ माझी की तरह लगा रहूंगा और तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक कि सफल ना हो जाऊं। जैसे दशरथ माझी ने करा था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, यानी तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। क्यों? हाँ बिल्कुल, ये भी सही है आपकी बात कि कोई कोई बच्चे नहीं दबाते थे बटन। कन्हैया भाकर LIC एजेंट, क्या बात है भैया, छा गए आप तो। आगे चलते हैं। बिल्ली ने लीवर दबाने और बाहर निकलने के मध्य संबंध को अभी नहीं समझा था, किंतु इसी तरह के कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली ने लीवर को दबाने और दरवाजा खुलने के मध्य साहचर्य को सीख लिया। बिल्ली को अब पिंजरे में रखते ही वह लीवर को दबाकर बाहर आने लगी। पहले तो बिल्ली समझी नहीं थी कि यह मामला क्या है, लेकिन जब बिल्ली के साथ ऐसा बार बार किया गया तो बिल्ली अब समझने लगी कि यह मामला तो इसका है। और अब बिल्ली जो है पिंजरे में जाती, भोजन लेती और प्राप्त कर लेती थी। इस अनुसंधान के बाद थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया। तो प्रभाव का नियम किस प्रकार दिया? लॉ ऑफ प्रभाव का नियम कैसे दिया? इसी सिद्धांत से दिया कि जिस कार्य को करने से हमें खुशी मिलती है, जिस कार्य को करने से हमें संतुष्टि मिलती है, हम उस काम को सीख लेते हैं। बिल्ली ने पिंजरा खोलना क्यों सीखा? भाई एक भूखा व्यक्ति है और उसको भोजन मिल गया। ये बिल्ली को क्या मिला? भोजन मिला। और भोजन से क्या मिली उसको? खुशी। भोजन से क्या मिली इसको? खुशी मिली। या मैं ये कह दूं कि संतोष मिला। संतोष मिला भोजन से इसे संतोष मिला, खुशी मिली। जैसे आप बार बार पेपर दे रहे हो और आप सफल हो जाओगे तो आपकी आत्मा शांत होगी कि नहीं होगी? संतोष होगा कि नहीं होगा आपको? चलो हमेशा के लिए संतोष नहीं होगा, ऐसे नहीं है कि आपको हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाओगे, लेकिन फिर कुछ समय के लिए तो संतोष मिलेगा ना, महीने 2 महीने के लिए, यार चलो हो गए सफल, प्रयास सफल हो ही गया अपना। फिर मामला अलग है कि आप दोबारा असंतुष्ट हो जाओ सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, RS बनने के लिए, UPSC फाइट करने के लिए, लेकिन एक बार के लिए तो संतोष मिल ही जाएगा, आपको मिल जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये जो प्रभाव का नियम है वो इसी से आया। इसके अनुसार यदि एक अनुक्रिया के संतोषजनक परिणाम होते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति होती है, और यदि असंतोषजनक परिणाम होते हैं तो अनुक्रिया की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो अनुक्रिया के पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी। ठीक है। थार्नडाइक ने, अगर आप मान लो किसी काम को करने से खुशी नहीं मिलती है, जैसे एक दिन आपको खेत में लेके गए और बोला कस्सी से खाई खोदो, तो पूरे दिन थक जाओगे और रात को नींद आ जाएगी, खाट पे पड़ते ही भूखे ही नींद आ जाएगी कभी कभी तो। और भोजन भी बहुत अच्छा लगता है जब बंदा थका हुआ हो, लेकिन उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, खाई खोदना आपका काम नहीं है, तो आप दोबारा खेत में नहीं जाना चाहोगे। आप क्या करना चाहोगे फिर कि यार मैं तो पढ़ ही लूंगा, इससे अच्छा तो मैं पढ़ ही लूंगा, है ना, यही तो होगा ना। इसके बाद देखिए स्किनर का प्रयोग। स्किनर ने क्या प्रयोग किया? देखिए स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित अध्ययन चूहों और कबूतरों पर किया। प्रयोग हेतु स्किनर ने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है ये भी, और इसी पर स्किनर ने प्रयोग किया और चूहे को पिंजरे में रखा और पिंजरे में दीवार पर एक लीवर लगाया जिसका संबंध है एक भोजन पात्र से। जब लीवर को दबाया जाता तो भोजन पात्र में निश्चित मात्रा में भोजन लिखकर लीवर के नीचे रखे प्लेट में गिर जाता। भूखे चूहे को पिंजरे में रखने पर वह भूख से परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा और पंजों से दीवार को खरोचने लगा। इन्हीं प्रयासों में चूहे से संयोग से लीवर दब गया और उसने प्लेट में भोजन आ गया और चूहे ने भोजन खा लिया। कुछ समय के बाद पुनः यही अनुवंशिक व्यवहार पुनः आरंभ हुआ।
जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, चूहे को बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने के बीच का समय घटता गया। यानी जितना ज्यादा आप प्रयास करते जाओगे, उतने ज्यादा आपको उस चीज को सीखने में सहायता मिलेगी। जैसे मनोविज्ञान पहली बार आप पढ़े तो आपको कम समझ में आई, दूसरे पढ़े तो फिर और ज्यादा अच्छी समझ में आई, तीसरे पढ़े तो और समझ में आई। यानी जितने बार आप अभ्यास करोगे, उतना ही उस चीज को ज्यादा सीखोगे। तो देखो, चूहे ने जैसे जैसे चूहे पर यह प्रयोग किया गया, चूहा और खाने का जो समय था वो कम होता गया, लीवर दबाने के बीच का समय घटता गया। कुछ प्रयासों के बाद चूहे ने लीवर दबाने की अनुक्रिया और भोजन प्राप्त करने के मध्य साहचर्य को सीख लिया। इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा गया। अब चूहा स्किनर बॉक्स में रखते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। यह लीवर दबाने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति अर्थात सुखद है। इस तरह क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखना अनुक्रिया के परिणाम पर आधारित होता है। ये देखिए, ये एक बॉक्स दिया है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर ये चूहा राम बैठे हैं, और यहां पर जो है एक लीवर लगा हुआ है, ये पात्र रखा हुआ है, इसी के ऊपर एक लीवर लगा हुआ है, और ये भोजन का पात्र है जिसमें भोजन डला हुआ है। यहां से ये लीवर दबते ही इसके अंदर क्या आ जाता है, भोजन आ जाता है, और चूहा जो है वो इससे भोजन करना सीख जाता है। तो इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं क्योंकि इसमें लीवर के दबने की अनुक्रिया भोजन प्राप्ति का एक निमित्त या साधन है। दैनिक जीवन में नैमित्तिक अनुबंधन के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। बच्चे रेडियो, टीवी, मोबाइल, कैमरा इत्यादि नैमित्तिक अनुबंधन से ही सीखते हैं। मुझे याद है हमारे घर में सबसे पहला फोन आया था लगभग 2007 के करीब, 2007 के करीब आया था। 2007 के करीब हम एक फोन लेके आए थे, मोबाइल फोन 1100, नोकिया 1100, आपने देखा होगा। नोकिया 1100 को आप जानते भी होंगे अच्छी तरह से। 2007 में लेके आए थे। 2000 रुपए की BSNL की सिम थी, जिसकी शायद 1 साल वैलिडिटी थी, और 3 रुपए उसकी कॉल रेट थी, और 2000 रुपए का शायद मोबाइल था वो। और शुरू में शायद 100 रुपए बैलेंस डलवा के लाए थे। 100 रुपए का बैलेंस तो केवल और केवल उस फोन को चलाना सीखने में चला गया। क्योंकि नोकिया 1100 की दिक्कत यह थी कि उसमें, आजकल तो फोन में क्या है, अप डाउन, आजकल तो टच स्क्रीन आने लगा है, लेकिन उससे पहले जो है ऊपर नीचे के 4 बटन आते थे। लेकिन नोकिया के अंदर बीच में एक ही बटन था, उसी से अप डाउन होता था और उसी से सेलेक्ट होता था। तो अक्सर क्या होता था कि अभी फोन चलाना नहीं आता था, तो उसमें जो नंबर फील्ड थे ना, उसको मैसेज चला जाता था, और मैसेज के रुपए लगते थे 2 या 1.5 रुपए। अब मैसेज चला जाता था, और ऐसे कर करके जो है गरवा ने 2-3 बार पीट भी दिया कि दिन के 100 रुपया गला यार, शाम पर 100 रुपया गायब कर दिया, इतनी बात क्यों कर ली। अब माने के ध्यान भाई, बात क्यों कर ली, अपन तो फोन मिलाना ही कनिया है ना मैसेज भेजना आता था। लेकिन उसके अंदर वो कहते हैं ना कि छेड़खानी करते करते, ऊपर नीचे करते करते, दबाते दबाते बटन, फिर समझ में आने लगा धीरे धीरे कि किस बटन से क्या काम होता है। पहली बार तो कॉल मिलाना नहीं आया, और कॉल डिस्कनेक्ट करना भी नहीं आता था। यानी जो कॉल डिस्कनेक्ट करने का बटन था, उसको जब दबाते थे तो स्विच ऑफ हो जाता था, स्विच ऑफ हो जाता था। यानी ऐसी भी परिस्थितियां आपके साथ भी रही होगी, आपके साथ भी रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे रेडियो, टीवी, मोबाइल, कैमरा इत्यादि को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर चलाना सीखते हैं। बच्चे इन व्यक्तियों से विनम्रतापूर्वक बात करते हैं। बच्चे उन व्यक्तियों से विनम्रतापूर्वक बात करते हैं जिनसे वे कुछ पाना चाहते हैं। चॉकलेट रखने के स्थान को खोजकर चॉकलेट खा लेते हैं। इस तरह अपने उद्देश्य प्राप्त
अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राणी नैमित्तिक अनुबंधन के द्वारा बहुत से कार्य सीखता है। अब आता है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावी बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है इसको प्रभावी कौन बनाता है। तो नैमित्तिक क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुक्रिया यानी व्यवहार परिणाम पर आधारित होता है। ऐसे परिणाम को पुनर्बलन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन एक ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आज आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी आप अभी भी बेरोजगार हो, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, आप प्रयास ही कर रहे हो, लेकिन एक बार आप 3rd ग्रेड भी लग गए टीचर, तो 2nd ग्रेड लगने में आपको, जैसे 3rd ग्रेड लगने में, जैसे कोई बच्चा है जिसने 2011 से तैयारी शुरू की है ना, 2011 से तैयारी करी और 2015 में वो 3rd ग्रेड लग गया, 2016 वाली भर्ती में 3rd ग्रेड लग गया, 3rd ग्रेड टीचर, तो उसको कितने समय लगा? 5 वर्ष लगा। 2016 में उसने फिर से तैयारी शुरू की, 2016 में उसने फिर से तैयारी शुरू की और 2018 की जो 2nd ग्रेड की भर्ती थी ना, उसमें वो 2nd ग्रेड लग गया। अच्छा, पहली बार उसे 5 वर्ष लगे पहली सफलता प्राप्त करने में, और दूसरी बार केवल 2 वर्ष में ही, और ये भी 2 वर्ष इसलिए लगे क्योंकि 2016 का जो भर्ती था वो तो इसने दिया नहीं था, 2018 वाला ही पेपर दिया था और पहली बार में सिलेक्शन हो गया। ऐसा होता है क्या? बताना मुझे, यस लिखे। क्या ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या? आपका उत्तर हाँ ही होगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको पहला पेपर फाइट करने में 5 से 7 साल लग गए और सेकंड पेपर आप 1 या 2 साल में ही फाइट कर गए? ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपने पहला पेपर फाइट किया 2015 का, तो आपको पुनर्बलन मिला। अभी तक बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं, तो उनको पुनर्बलन नहीं मिला है। पहली बार आप जब जॉब लगोगे तो पुनर्बलन मिलेगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, ये पुस्तकें पढ़ूंगा, ये डाटा पढ़ूंगा तो सफल हो जाऊंगा। और वास्तव में अभी तो हम सुन रहे हैं, अभी तो आप और मैं सुन रहे हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत करने वाले को फल मिलता है और धीरज का फल मीठा होता है। अभी हम केवल सुन रहे हैं, हमारे साथ प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ है ना। तो जब प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। और यही पुनर्बलन है कि एक बच्चा है और वह एक गणित का सवाल करके लेके आया जो गुरुजी ने उसको नहीं करवाया था, यानी अगली प्रश्नावली का क्वेश्चन करके लाया वो, और लाके स्कूल में दिखाया कि गुरुजी मैं वो सवाल करके लाया हूं, देखो गणित है किया है। और गुरुजी ने सवाल देखकर कहा, अरे वाह बहुत अच्छे बेटे, तुम तो बहुत होशियार हो। और सारे बच्चों के सामने उसको कहा पीठ थपथपाते हुए, शाबाश बहुत अच्छे, वेरी गुड, देखो सभी बच्चे इस बच्चे को इसकी तरह बनो, मैंने करवाया भी नहीं था और ये करके लेके आया क्वेश्चन, कितना इंटेलिजेंट है ये। अब बच्चे का सीना चौड़ा हो जाएगा, ऐसे बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चा जो है अब क्या करेगा, और ज्यादा प्रयास करेगा और ज्यादा बेहतर बनने का, और यही पुनर्बलन है। और वहीं अगर इस बच्चे को यह कह दिया जाता कि क्यों रहा है तू ज्यादा होशियार बनेगा, कुड़ के तने करना हो, और 2 उसके थप्पड़ लगा दिए जाते, तो वो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता और वो दोबारा ऐसा प्रयास नहीं करता। तो पुनर्बलन नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, और पुनर्बलन हमारी क्रियाओं में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। पुनर्बलन हमारी क्रियाओं में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। चलिए, पुनर्बलन ऐसी कोई भी घटना या
उद्दीपक है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। पुनर्विलन की विशेषताएं अनुक्रिया की दशा तथा मजबूती को प्रभावित करती है। पुनर्विलन के प्रकार, संख्या, अनुसूची, गुणवत्ता इत्यादि विशेषताएं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नियंत्रित करती है। अनुक्रिया के घटित होने व पुनर्विलन के मध्य समयांतर अनुबंधन की जाने वाली अनुक्रिया का स्वरूप भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। इनमें से कुछ कारकों का विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है। पुनर्विलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बाकी हम कल पढ़ेंगे पुनर्विलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पुनर्विलन क्या होता है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। और कल जो सेशन नहीं हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आज जो सेशन छोटा हुआ इसके लिए भी, लेकिन तय था, हमने बहुत प्रयास करके ये सेशन किया, थोड़ा सा समय का अभाव था। लेकिन कल से अपनी पूरी क्लासें वापस स्टेबल चलेगी और हम वापस आपसे जो है वो 1:30 पर मिलेंगे और रात को 8:30 बजे मिलेंगे। और हम एक और सेशन शुरू कर रहे हैं 1 मार्च से, रात को 10 से 11 बजे तक, मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब शुरुआत कर रहे हैं सीटेट 2011 से। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो क्लिक करें और लाइक जरूर कर दें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं आप। अभी के लिए बस इतना ही। क्या कह रहे हैं? मदन लाल जी कह रहे हैं, मदन लाल प्रजापति जी कह रहे हैं कि पढ़ा रियो हो, समझ ही नहीं आता। मोहनलाल जी क्या समझ में नहीं आ रहा है बताएं जल्दी से कमेंट करके। क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। स्पेशल क्लास जो है वो 2 मार्च से शुरू करेंगे लक्ष्मी जी। हाँ, तो समझ में क्या नहीं आ रहा है? कौन सी चीज समझ में नहीं है आपको? कहां से समझ में नहीं आया वो बताएं, हम आपको फिर से समझा देते हैं। कहां से आपको क्या समझ में नहीं आया वो बताएं आप, हम आपको फिर से समझाते हैं। मदन जी क्या समझ में नहीं आया आपको? आप बताएं, हम आपको फिर से समझा देते हैं। एसएसटी और हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ाएंगे और प्लस उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। पुनर्विलन और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपको। देखो, पुनर्विलन और मोटिवेशन में क्या अंतर है? देखो, पुनर्विलन और मोटिवेशन का अंतर समझ लो आप। पुनर्विलन और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा कहते हैं इसको हिंदी में, मोटिवेशन को अभिप्रेरणा। देखिए, एक उदाहरण के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पुनर्विलन और क्या अंतर है? दोनों अलग अलग है, दोनों का बहुत, हालांकि ऐसा नहीं है कि संबंध नहीं है। देखो, पुनर्विलन और अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा आपकी जो है, अभिप्रेरणा क्या होती है? यह अभिप्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने की ऊर्जा है, किसी कार्य को शुरू कराती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि आपकी मोटरसाइकिल होता है, उसमें एक स्टार्टर होता है या एक किक होता है। किक, पुराने वाली मोटरसाइकिल में किक आता था, जिसको किक से दबाने से क्या होता था? इंजन स्टार्ट होता था। तो किक क्या है? पुनर्विलन है। पुनर्विलन आपको कोई काम करने के लिए तैयार करता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं कि अभिप्रेरणा आपके लिए क्या है? अध्यापक बनना है, अध्यापक बनना है आपके लिए अभिप्रेरणा। और ये अध्यापक बनने की अभिप्रेरणा
ये आपकी अभिप्रेरणा है कि मैं एक गवर्नमेंट अध्यापक बनूं, और ये अभिप्रेरणा आपको क्या करवा रही है? पढ़ा रही है, पढ़ा रही है ना आपको। यानी जो पढ़ने की क्रिया आप कर रहे हैं, जो पढ़ने की क्रिया आप कर रहे हैं, जो पढ़ने की क्रिया आप कर रहे हैं, वो किसके कारण कर रहे हैं? इस अभिप्रेरणा के कारण कर रहे हैं, इस अभिप्रेरणा के कारण कर रहे हैं। और इस अभिप्रेरणा के कारण जो ये क्रिया कर रहे हैं, इस क्रिया को करने से आपको मिलेगा क्या? क्रिया को करने से मिलने वाला फल, मिलने वाला फल ही क्या है? आपका पुनर्बलन है। जैसे आप पढ़े और पढ़कर आपने टेस्ट दिया, टेस्ट दिया और टेस्ट में आप जो है वो फर्स्ट रैंक लेके आए, फर्स्ट रैंक लेके आए, फर्स्ट स्थान लेके आए, तो ये पुनर्बलन है। आप पढ़ के गए एक टॉपिक और आपने कोई टेस्ट दिया और टेस्ट से आपको क्या मिला? अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपकी फर्स्ट डिवीजन आई या सेकंड डिवीजन आई। तो ये पुनर्बलन आपको, ये पुनर्बलन क्या करेगा? ये पुनर्बलन क्या करेगा? इस क्रिया को और तेज कर देगा, क्रिया को बढ़ा देगा, क्रिया को बढ़ा देगा। जैसे इसको एक और तरीके से समझते हैं कि हमारे घर में आजकल तो क्या है, गैस स्टोव आ गया है, गैस वाला। पहले क्या होता था? लकड़ियां जलाई जाती थी। तो लकड़ी को जलाने के लिए क्या चाहिए था? चिंगारी चाहिए। तो चिंगारी क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? चिंगारी। साधारण भाषा में चिंगारी है, ये आग लगाती है आपके मन में सफलता के लिए। और उस आग में घी का काम कौन करता है? घी। घी आग जला थोड़ी सकता है, घी आग जला नहीं सकता है, वो जली हुई आग को तेज कर सकता है, तेज कर सकता है। तो अभिप्रेरणा चिंगारी जो आग लगाती है, और पुनर्बलन घी है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताएं आप, वीरेंद्र। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं, ये भी आप तय कर लें कि आप मुझे ये बता रहे हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। ये बात आपकी सत्य है, ये बात आपकी सत्य है, बिल्कुल हम इस बात से सहमत करते हैं। अब हमने देखिए आपका उत्तर तो दे दिया है, और हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझा भी दिया है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें फिर से बताएं, हम आपको फिर से समझा देंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर आपसे रात को 8:30 बजे मिलेंगे, और फिर कल दोपहर 1:30 पर आपसे फिर से मिलेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।